रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 15 का नेक्स्ट हाफ पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने चैप्टर 15 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो कि हमारा ALP सिलेबस के मुताबिक है, और उसमें हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम, जीन, DNA रेप्लिकेशन, वाटसन क्रिक मॉडल एंड हाउ डज़ द क्रोमोसोम्स ऑफ DNA वर्क, हाउ डज़ द DNA ऑफ क्रोमोसोम वर्क्स। आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपके सामने फर्दर डिवाइडेड भी है, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट जीनोटाइप्स एंड इट्स टाइप्स, नंबर 2 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड जो मेंडल्स के दोनों लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके हवाले से है। बेटा टॉपिक को समझने से पहले हमें प्रीवियस पार्ट जो है हमने पहले कल के लेक्चर में पढ़ा था उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने क्रोमोसोम्स, जीन्स और इनके हवाले से कुछ डिस्कस किया था। आज हम उसी डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से जीनोटाइप से पहले हमने बात की थी कल अलील्स के हवाले से। हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक कोड होते हैं, उन कोड का नाम होता है जीन्स, और द कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि जो कम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है जीन्स का, उस कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और ये जीनोटाइप दो तरह की होती है, होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जो यहाँ पे आपके सामने जाहिर है कि अगर दोनों ही अलील्स क्या थी? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो ये एक जो है इसको अलील कहेंगे, अब ये दो हैं तो दोनों अल्टरनेटिंग फॉर्म है किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। ये दोनों अगर एक जैसी हैं, मतलब कि दोनों लेटर्स क्या हैं? कैपिटल हैं, यहाँ पे दोनों लेटर क्या हैं? स्मॉल है, तो ये दोनों अगर एक जैसी हैं तो इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। और अगर क्या हो कि एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, इसको हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं एल्बिनिज़म की। एल्बिनिज़म बेटा एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा डिफेक्ट होता है इंसानों के अंदर जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी पिगमेंट जो होता है मिसिंग होता है। हम देखते हैं कि हमारे एशिया के अंदर लोग दो तरह के, या तो लोगों का जो कलर है फेयर होता है, गोरा कलर होता है जिस तरह के, बहुत ज़्यादा फेयर कलर, या फिर डार्क कलर होता है, ठीक है। जिस तरह के अगर आपको वैसे अगर आप देखते हैं तो जो गोरे कलर के लोग होते हैं उनको आप अंग्रेज़ या इंग्लिश मैन कहते हैं, बट जो ज़्यादा काले होते हैं उनको आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री, अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज़, इस तरह से आप मिला देते हैं। जबकि अगर इसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि हमें नॉर्मल रूटीन में हमारे गली मोहल्ले के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई देता है जिसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है, लाइक गोल्डन, ऐसे पर्सन को एल्बिनो कहते हैं। एल्बिनो वो लोग होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट मिसिंग होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो कलर है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाता। एल्बिनो दो तरह के होते हैं। अगर क्या हो जाए कि अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कलर पिगमेंट मौजूद हो, वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है उनका, ठीक है, वो भी एल्बिनो होता है। दूसरी सिचुएशन में बॉडी पिगमेंट मौजूद ही नहीं है, दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड एल्बिनिज़म। उसे हम क्या कहते हैं? एल्बिनिज़म कहते हैं। ये एक ऐसा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका, इफ़ अ पर्सन डू नॉट हैव नॉर्मल बॉडी पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड एल्बिनिज़म, उसको एल्बिनिज़म कहते हैं। अब एल्बिनिज़म में क्या होता क्या है? एक्चुअली ये जीन्स जो हैं ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जीन्स क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोटाइप में है क्या? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन ले आते हैं जिसमें हम क्रॉस करवाते हैं एक रेड रोज़ का एक वाइट रोज़ के साथ, ठीक है, वाइट फ्लावर रोज़ एंड रेड फ्लावर रोज़ जो है उनका हम क्रॉस करवाते हैं। रेड की अगर हम जीन्स शो कर लेते हैं कि वो ए है रेड के लिए, और ए स्मॉल जो है वो किसके लिए? वाइट के लिए। अब इनके क्रॉस से आगे क्या होता है, जो फ्लावर मजीद जो प्लांट पैदा होते हैं उनके जो फ्लावर है वो पिंक हैं। अब इस ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिहाज से आप पिंक के लिए कौन सी जीन्स डिस्क्राइब करेंगे, कौन सी जीन्स को स्पेसिफिक करेंगे? तो आपके लिए कोई जीन्स नहीं बचती, क्योंकि आपके पास दो ही कलर है। उस पिंक के अंदर दोनों ही कलर मौजूद है, रेड भी मौजूद है और वाइट भी मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पिंक के लिए कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो आगे अपने जैसे मज़ीद पिंक पैदा नहीं करेगा, वो आगे अपने जैसे क्या करेगा, वो या तो रेड रोज़ पैदा करेगा या फिर वाइट रोज़ पैदा करेगा। उस सिचुएशन में वो जो पिंक फ्लावर है उसके लिए आप कोई ख़ास जीनोटाइप डिस्क्राइब नहीं कर पाते। दैट इज़ आल्सो शो इन ह्यूमन या एनिमल्स, दैट इज़ कॉल्ड एल्बिनिज़म,
ठीक है। अब बात कर देते हैं कि क्या वजह कि उस जीन्स ने अपने आप को शो कर दिया तो क्या होता है। अगर किसी क्रॉस के दौरान जीन्स अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर दें, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट अलील। उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट अलील कहते हैं। डोमिनेंट अलील हमेशा कैपिटल लेटर से शो की जाती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड रिसेसिव अलील। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ये देखनी होगी कि अगर फादर और मदर किसी पेरेंट्स फैमिली में से क्या होता है कि फादर की आइज़ का कलर क्या है? डार्क है, बट जो मदर आई कलर है वो ब्लू है। अब जो बेबीज़ पैदा होते हैं, बेबी में क्या होता है कि सबकी आई कलर क्या है? ब्लैक हो चुका है, डार्क है। अब हुआ ये, तो क्या उन बच्चों के अंदर मदर आई कलर मौजूद नहीं है? उनके अंदर वो जीन्स मौजूद नहीं है जो मदर के थे? डेफिनेटली उनके अंदर वो जीन्स मौजूद हैं, बट वो जीन्स आगे ज़ाहिर नहीं हो पाए। इसका मतलब वो जीन्स अपने आप को छुपा गए। फादर के जो डार्क जीन्स थे वो उन्होंने अपना काम शो कर दिया, उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया। सो दोज आर कॉल्ड डोमिनेंट अलील्स। और मदर के जीन्स जो कि ब्लू कलर के थे, उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया, दे शो द रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पे जीनोटाइप के बाद जो डेफिनेशन बनती है वो हमारे पास, यानी कि जीन्स का इस तरह से अपने आप को जाहिर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप की डेफिनेशन आपको पता है कि स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है जीन्स का, और वही जीन्स अगर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर कर दे, दैट इज़ कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीनोटाइप इन अ स्पेसिफिक ट्रेट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। यानी कि एक जीन्स का एक ख़ास कलर के अंदर, ट्रेट आपको पता है खूबी को कहते हैं, एक ख़ास खूबी के अंदर अगर आप अपने आप को जीन्स ज़ाहिर कर देते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? फिनोटाइप का नाम देंगे। ये था हमारे पास जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स के। जीनोटाइप्स क्या होती हैं? एक स्पेसिफिक जीन्स का कम्बिनेशन होता है, और वो कम्बिनेशन क्या होता है कि वो होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेट्रोजाइगस भी होता है। हेट्रोजाइगस जिसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, बट वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। हेट्रो जिसमें दो जो मिक्सचर होता है, जिसमें दोनों के कम्बिनेशन मौजूद होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव खूबी होती है। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर देते हैं, रिसेसिव जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको साइड बॉक्स दिया हुआ है इस टॉपिक में, वो साइड बॉक्स ये शो करता है, आपको ये बताता है कि रिसेसिव का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आगे आने वाले जितनी भी जनरेशन्स होंगी वो सब की सब छुपी हुई होंगी। इसका मतलब वो नेचर को तब्दील नहीं कर रहे, वो सिर्फ उस वक्त क्या है अपने आप को छुपा चुकी हैं, उस वक्त अपने आप को हाइड कर चुकी हैं, बट आने वाली जनरेशन में वो अपने आप को ज़ाहिर कर देती हैं। इसका मतलब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती बल्कि रिसेसिव हो जाती हैं, छिप जाती हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। और जीन्स का यूँ अपने आप को ज़ाहिर कर देना क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। ये करैक्टरिस्टिक्स का अपने आप को ज़ाहिर करना और छुपा लेना, ये किसने हमें बताया? जी हमें बताया एक साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल ने जो 2 लॉ पेश किए थे उनका नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने 1860s में पेश किए, और उन्होंने ये बताया कि जो ग्रीगर मेंडल ने ये बताया कि जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स को उन्होंने नाम कंट्रोल करते हैं स्पेशल फैक्टर्स। कौन कंट्रोल करते हैं? कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनको कंट्रोल करते हैं, और वो स्पेशल फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? उन स्पेशल फैक्टर्स को मेंडल ने नाम दिया जीन्स का। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मेंडल ने स्टडी किस पे की? मेंडल ने स्टडी की पी प्लांट्स पे। एमसीक्यू है आपका ये, मेंडल ने पी प्लांट ही सिलेक्ट क्यों किया? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका। उसने इसलिए सिलेक्ट किया, मेंडल ने कहा था कि आप कोई भी और पी प्लांट के बजाय दूसरा जानदार भी, दूसरे किसी जानदार को आप स्टडी कर सकते हैं, उस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट कंडीशंस क्या हैं? आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे जानदार सेलेक्ट करने होंगे जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स रखते हों, अल्टरनेटिंग ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल हाइट है उसके अंदर, तो उन्हीं जानदारों के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि उनके अंदर छोटी हाइट के जानदार भी हों, बड़ी हाइट के जानदार भी हों। लाइक उसने पी प्लांट सेलेक्ट किया, तो पी प्लांट में दोनों कैटेगरीज थी, स्मॉल हाइटेड एंड लॉन्ग हाइटेड, दोनों तरह के पौधे थे, टॉल भी और स्मॉल भी। फिर उसी पी प्लांट के अंदर फ्लावर जो शेप थे वो भी कलर डिफरेंट थे, उन्होंने देखे थे। जो सीड शेप है, रिंकल भी थे, राउंड भी थे,
ठीक है। तो इस तरह बेटा उन्होंने मेंडल ने 7 डिफरेंट ट्रेड्स को डिस्कस किया था जो कि एक ही पी प्लांट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं अल्टरनेटिंग फॉर्म में। तो हमें ऐसे जानदार उन्होंने कहा था कि सिलेक्ट करने होंगे जो कि थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा जनरेशन देते हों, जिसमें अल्टरनेटिंग अलील्स पाई जाती हों, अल्टरनेटिंग कम्बिनेशन पाया जाता हो, और जो कुछ वक्त थोड़े महदूद वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें ऑर्गेनिज़म्स पैदा करते हों जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यही कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट के सिलेक्शन के बाद मेंडल ने जो अपना पहला लॉ पेश किया था दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअली मेंडल का मोनोहाइब्रिड लॉ था। क्यों? इसमें उसने ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल ट्रेड को स्टडी किया जाए, एक खूसियत को स्टडी किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्रॉस लिया था ट्रू ब्रीडिंग का। होमोजाइगस क्रॉस इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस, जिसमें दोनों जानदार एक ही नस्ल के हों, प्योर हो, उसको होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। उसने लिया था किसको? सीड शेप को। यानी कि मेंडल ने जो सीड लिए वो कौन सा ट्रेड लिया? पहले सीड शेप को। शेप एक ट्रेड है, एक कलर है कि शेप या तो राउंड हो सकती है या रिंकल। हमने यहाँ पे जो जीनोटाइप शो किया है, लील शो किया है, कैपिटल आर डिनोट करता है राउंड को, स्मॉल आर डिनोट करता है रिंकल को, झरीदार। राउंड मतलब बिल्कुल गोल, और जो रिंकल होगा वो यूँ झरीदार आपके पास सीड होंगे मटर के। ठीक है बेटा। अब इस क्रॉस के दौरान क्या हुआ? जो पहली जनरेशन है उसको नाम देते हैं P1 का। इनके क्रॉस से हमने हासिल किया एक ट्रू यानी कि होमोजाइगस क्रॉस से। ये भी होमोजाइगस है, दोनों अलील एक जैसी हैं, ये भी होमोजाइगस है, दोनों अलील एक जैसी हैं। इन होमोजाइगस क्रॉस से हमें हेट्रोजाइगस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। ठीक है। F1 जो जनरेशन आपकी वो हेट्रोजाइगस, आप देख सकते हैं कैपिटल और एक स्मॉल है। अब इस जनरेशन के बाद लेकिन हुआ ये कि सब के सब टॉल थे, सब के सब राउंड सीडेड प्लांट थे। ऐसे प्लांट थे जो सब के सब क्या थे? राउंड सीडेड थे। मेंडल का ये बात ध्यान में रखिएगा, जो पहला क्रॉस था ना राउंड सीड का रिंकल सीड के साथ, उस दौरान क्या हुआ कि सब के सब राउंड सीडेड प्लांट पैदा हुए। लेकिन जब मेंडल ने इसी F1 के साथ क्रॉस कराया, यहाँ पे ये शो किया गया है, इस F1 के साथ जो क्रॉस कराया गया था, इसमें मेंडल ने ये देखा कि उसमें सबसे पहले ये अलील यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाती है, ये भी अपने आप में अलग अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये आपस में इसके साथ यहाँ पे यूँ कम्बिनेशन बनाया, ये दोनों आपके पास होमोजाइगस है। फिर इसने इसके साथ कम्बिनेशन बनाया, हेट्रोजाइगस है। फिर इसने इसके साथ कम्बिनेशन बनाया, हेट्रोजाइगस, और ये होमोजाइगस है। इस क्रॉस में आप देख सकते हैं आर कैपिटल है, दोनों आर स्मॉल है। राउंड सीड यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे राउंड शेप डोमिनेंट है, यहाँ पे भी राउंड शेप क्या है? डोमिनेंट है। बट यहाँ पे राउंड शेप है ही नहीं, बल्कि दोनों करेक्टर क्या है? रिसेसिव है। तो मेंडल ने ये शो किया कि ये जो करेक्टर है रिसेसिव, जो F1 के अंदर छुप गया था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आगे दोबारा ज़ाहिर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो अगली जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप के असर को, अपने आप को जाहिर कर देगा। इसका मतलब ये है कि जनरेशन्स कभी भी किसी एक नस्ल पे ख़त्म नहीं होती। करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं और आगे किसी भी सूरत में अपने आप को जाहिर कर देते हैं। और यही उसके बाद मेंडल ने अपने लॉ की स्टेट दी थी। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसमें में भी ये उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन क्या होता है कि सबसे पहले जो अलील्स होती हैं वो अपने आप में जो पेयर की फॉर्म में, होमोजाइगस पेयर की फॉर्म में होती है, वो अपने आप में सेग्रीगेट हो जाती हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बनता है तो दोबारा से यूनाइट होकर ऑफस्प्रिंग के अंदर अगेन क्रोमोसोम जो है वो पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इस लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया था? मेंडल लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी इसको नाम दिया गया था। यहाँ पे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो रेशो निकाली थी, क्योंकि मेंडल को लॉ को इसीलिए भी वेरीफाई कहा जाता है, उनका डाटा ज़्यादातर एनालिटिकल था, एनालिसिस पे बेस्ड था और स्टैटिस्टिकल डाटा था, जिसके ऊपर उन्होंने जो रेशो निकाली वो क्या थी? 3:1। कि अगर आप F1 के साथ जो रेशो क्रॉस कराते हो वो आपके पास क्या कंडीशंस बनती हैं बेटा? वो बनती है आपके पास 3:1, यानी कि 75% आपके पास क्या होंगे? डोमिनेंट करेक्टर यानी कि राउंड सीड हुए, जबकि 25% जो थे वो सब के सब क्या होंगे आपके क्रॉस में? वो रिंकल सीड पैदा होंगे। ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी है इसमें 3:1 और 75 रेशो एंड 25 रेशो ये आपकी MCQ भी है।
अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ भी कहते थे क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल ट्रेड को डिस्कस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर दो करैक्टर को स्टडी किया गया था। वो दो करैक्टर थे सीड शेप और दूसरा था सीड कलर। शेप और कलर दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, दैट्स वाई इनको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाए। अब इसमें शेप के लिए हमने ऑलरेडी आर को सिलेक्ट किया था, आर मीन राउंड, ठीक है, और आर स्मॉल मीन रिंकल। कलर के लिए हमने वाई को यूज़ किया है, वाई कैपिटल वाई मीन येलो एंड स्मॉल वाई मीन ग्रीन, ठीक है बेटे, ये हमने यहाँ पे शो किया है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने सबसे पहले ट्रू हाइब्रिड क्रॉस का यानी कि राउंड येलो का ग्रीन रिंकल के साथ क्रॉस कराया, रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस कराया। उस क्रॉस में जितने भी यानी कि P1 से जितने भी F1 पैदा हुए सब के सब राउंड येलो थे। सेम इसी तरह जिस तरह हमने ट्रू ब्रीड राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस करवाया तो उससे तमाम के तमाम राउंड पैदा हुए। राउंड सीन प्लांट का सेम इसी तरह इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर जब राउंड येलो को क्रॉस करवाया गया रिंकल ग्रीन के साथ तो तमाम के तमाम प्लांट ऐसे पैदा हुए जो राउंड येलो सीड प्लांट थे। ये F1 है। जब मेंडल ने दोबारा F1 के अंदर देखा तो इस F1 को क्रॉस कराया F1 के साथ बेटा, तो उसमें 4 तरह की डिफरेंट फिनोटाइप्स शो हुई। वो 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स कौन कौन सी थी? वो आपके पास है राउंड येलो एक फिनोटाइप, राउंड ग्रीन दूसरी फिनोटाइप, रिंकल येलो तीसरी फिनोटाइप, रिंकल ग्रीन चौथी फिनोटाइप। सेम ये भी इस दूसरे सीड के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो हुए। इस लॉ को मेंडल ने प्रूव किया था थ्रू आप चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड एक्चुअली एक गेम का नाम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, उस बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के लिहाज से तो रेशोज निकाली जाती हैं। सेम इसी तरह इस चेकर बोर्ड का कंसेप्ट दिया था R.C. पुनेट ने। R.C. पुनेट रिनाल क्रिंडल पुनेट साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ज़रिए से आप किसी भी क्रॉस के अंदर मौजूद जो हिडन फिनोटाइप्स होती है, हिडन जीनोटाइप्स होती हैं, उनको आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किसी एक जनरेशन के अंदर आने वाले जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। मेंडल ने ये जो क्रॉस करवाया था उस क्रॉस के दौरान मेंडल ने अबव 7000 प्लांट्स हासिल किए। उनके अंदर क्या थे, 315 जो थे वो क्रॉस के दौरान वो क्या थे, राउंड येलो थे, 108 क्या थे, राउंड ग्रीन थे, और 101 क्या थे, रिंकल येलो थे, और 32 जो थे वो रिंकल ग्रीन थे। इनकी जो स्टैटिस्टिकल डाटा था वो रेशो क्या निकलती थी, 9:3:1, और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है, व्हाट वाज द रेशो ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये रेशो आपकी कि 9:3:1, जिसमें मेंडल ने डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो किया गया था। और इसको वेरीफाई किसने किया था, R.C. पुनेट ने थ्रू अ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड इट हैज़ अ टाइप ऑफ एनालिटिकल डाटा इन विच वी फाइंड मिसिंग जीनोटाइप ऑफ एनी क्रॉस, ठीक है। अब इस चीज़ को उसके बाद लॉ की स्टेट है। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड एक इस तरह की डायग्राम है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि डिफरेंट हिडन जीनोटाइप्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक आपके सामने शो किया ताकि दूसरा हम खुद बना के देख सकें ये बनता कैसे है। इस R को इस R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये R इनका क्रॉस यूँ बनेगा, ये कैपिटल Y और स्मॉल y। कभी भी R² Y² मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये R है तो ये R आ गया, दूसरा R ये भी आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, इसका जब इस अलील का जब इसके साथ क्रॉस होगा तो डेफिनेटली R अगेन Y, फिर इसका इसके साथ ये क्या होगा, R और Y। इस तरह से मेंडल ने जो क्रॉस कराया था, ये पूरा बॉक्स है, उसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह से आप रेशो भी निकाल सकते हैं। ये जो सीड है ये राउंड येलो है, क्यों, R भी कैपिटल है, Y भी कैपिटल है। ये जो सीड है यहाँ पे ये राउंड येलो है क्योंकि
एक वाई कैपिटल है दूसरा स्मॉल, मतलब ये रिसेसिव करेक्टर है। यहाँ पे क्या होगा, राउंड येलो, अगेन वाई रिसेसिव है। यहाँ पे राउंड ग्रीन होंगे क्योंकि दोनों क्या है, वाई स्मॉल है, तो ये शो करते हैं राउंड ग्रीन को। इस तरह जो रेशो निकलती थी वो हमने यहाँ पे देख लिया कि वो 9:3:3:1 है, और उसके बाद लॉ की स्टेट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी ये कहता है कि जब क्रोमोसोम्स आपस में किसी भी न्यू जीन्स को बनाते हैं ज़ाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, तो वो सबसे पहले अपने आप को ईजिली इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जब जीन्स दोबारा से मिलते हैं तो हाफ क्रोमोसोम्स का मदर साइड से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर साइड से आते हैं, जो दोबारा से आपस में मिलकर अगेन पेयर की फॉर्म में ऑफस्प्रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, अगेन पेयर बना देते हैं। जिस तरह से उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दोनों के मौजूद होते हैं, जिसमें से कुछ कैरेक्टर डोमिनेट हो जाते हैं और कुछ रिसेसिव। ये था हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको तसल्ली से 1 बाय 1 पढ़िएगा, और अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो आप टेस्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।